आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि जब पिछली सरकार 15 साल तक सत्ता में थी तो उन्होंने एनडीआरएफ की कोई टीम भी नहीं बनाई थी। टीमें उड़ीसा से आती थी, हर साल चक्रवात आते थे, फिर भी सड़कें तभी साफ हो पाती थी जब उड़ीसा से टीम आती थी, उड़ीसा से। अब मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के लिए 200 लोगों की रिजर्व फोर्स बनाने की घोषणा की है। टीमें सुंदरबन, कोलकाता और तटीय इलाकों में तैनात की जाएंगी क्योंकि बरसात का जो शुरुआत हो चुका है। और उन्होंने कहा कि हम ये तैयारियां कर रहे हैं। ताराताल में 24 जून को निर्माणाधीन गोदाम ढह जाने की घटना को लेकर टीएमसी विधायक फरहाद हकीम के बयान पर उन्होंने कहा कि हमें टीएमसी झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। टीएमसी के झगड़े में यह बड़ी घटना हुई है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसकी जांच होगी और उसे सजा मिलेगी। उन्होंने एनडीआरएफ की टीम ही नहीं बनाई है। उड़ीसा से आता था, हर साल कोई ना कोई तूफान आता है, आयला, अम्फान और क्या क्या हो गया। उड़ीसा से लोग आएंगे तब रास्ता साफ होगा। 7 दिन तक अम्फान के बाद कलकत्ता जाम रहा, पेड़ गिर गया, पानी जम गया, कोई उठाने वाला नहीं। उसके बाद भी कोई टीम नहीं बनाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है 200 लोगों का रिजर्व फोर्स बनेगा एनडीआरएफ के लिए। सुंदरबन क्षेत्र में तूफान आता है, वहाँ एक टीम रहेगा, कलकत्ता में रहेगा और कोस्टल इलाका में रहेगा। ये तैयारी अभी हम कर रहे हैं। যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে প্রত্যেকটা কনস্ট্রাকশনে তোলার জন্য কলকাতায় কালকে মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সাইন দেখিয়ে দাবি করেছে। তো এই সার্বিকভাবে कोई भी भ्रष्टाचार हो बड़ा, एक तो ऊपर से नीचे पंचायत से लेकर के विधानसभा तक सब हुआ है, लेकिन अभी जो है अवेलेबल ये जो घटना हो रही है इसके पीछे जो है इतना जीवन हानि हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी घटना है, तो ये तो हमारी सरकार के ऊपर है। लेकिन इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है। जो दोषी है उसको ढूंढा जाएगा और सजा मिलेगा। नहीं, वो तो उनकी अंदरूनी मामला है। टीएमसी का झगड़ा, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। घटना हुआ है, उसके जो भी जिम्मेदार होगा, इतनी बड़ी मासूम लोगों की जाने गई हैं, तो इसका तो इंक्वायरी होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। 15 জনের ইতিমধ্যে মৃত হয়েছে এবং বেশ কিছু কনস্ট্রাকশন ইতিমধ্যেই বন্ধ করার ঘোষণা করেছেন রাজ্য সরকার। कल ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि अभी जो कंस्ट्रक्शन जहां भी चल रहा है वो बंद रहेगा। उसका खोजबीन होगा कि प्रॉपरली उसका इंक्वायरी हुआ कि नहीं, उसका ठीक से प्लान पास हुआ कि नहीं, तभी उसका परमिशन मिलेगा। अयोध्या राम मंदिर में भक्तों का अनुदान है, उसको चोरी किया गया, 8 दिन का लिस्ट बनाया गया है। जो कंप्लेन जहां भी आता है अयोध्या में यदि हुआ होगा तो सरकार पूरा निगरानी रखा है और पूरा इंक्वायरी होगा। वो कोई छूट नहीं मिले। लोगों का श्रद्धा का, दान का, उसमें किस प्रकार की भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय के इस्तीफे पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा है कि इस्तीफे पर क्या कमेंट करें, जांच हो रही है, सच सामने आएगा, घोटाला हुआ है। कोई राम भक्त इसे सपोर्ट कैसे कर सकता है। हर आदमी की मांग है कि दोषियों को सजा दी जाए। देखिए, इस्तीफा दे दिया है, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। इस्तीफा दिया, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो उसके सामने हो आएगी। आप इतने सालों से इसके साथ में जुड़े रहे हैं, मंदिर को बनवाने के लिए आप पूरा काम कर रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला आपके सामने, मतलब जब आ रहे लोगों को। देखिए, इस बात को सुबह से कई बार रिपीट कर चुका। घोटाला हुआ, कोई राम भक्त इसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? मैं क्या, कोई हिंदू सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन वो हिंदू जो पूजा नहीं करता, हिंदू है, तो इस घोटाले को सपोर्ट नहीं कर सकता कम से कम। और ये भी हर आदमी की डिमांड है कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। झूठे फंसे ना निर्दोष, और जो दोषी वो छूटे ना। सबकी डिमांड है, मेरी भी है। पहले से कई बार बात उठ रही थी कि चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आज 2 दिन बाद इस्तीफा दिया, जबकि कल मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, आप लोग पॉलिटिकली गवर्न होते हैं। क्या अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या और नेताजी कह रहे हैं, या नेता लोग कह रहे हैं, मैं उससे गवर्न नहीं होता हूँ। कल FIR हुई है, कल ट्रस्ट के आदमी ने FIR की है, आज इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन कल हुआ है, आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, एक बात और सुनिए, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जहाँ की दोषी बच जाते थे।
ये योगी बाबा है, मोदी जी हैं। इनके जमाने में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं, और होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे विरोधी पक्ष अखिलेश जी क्यों ना हो, अगर सही बात लाते हैं तो हमको इसको भूल जाना चाहिए कि ये राम विरोधी गोली चलवाने वाले वही हैं। नहीं होंगे, खराब होंगे। भगवान राम ने विरोधियों की बात भी सुनी है और एक्शन लिया है। तो हम लोग राम भक्त हैं, हमको न्याय चाहिए, और न्याय ऐसे मिलेगा कि जो राम के साथ द्रोह किया है वो पनिश हो, चाहे जिस रूप में द्रोह किया हो, चाहे मंदिर का बनाने में द्रोह किया हो और मंदिर बनने के बाद द्रोह किया हो, मंदिर बनवाने में अड़चन पैदा की हो, वो भी द्रोही है, और जो मंदिर का पैसा ले रहा है वो भी द्रोही है, और दोनों पनिश होने चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित नया नियम लागू होने पर कहा है कि हमारी शिक्षा का आधार हमारे शिक्षक हैं। शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करवाया है और स्थानांतरण नियुक्ति को सरल कर दिया है। स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब स्थानांतरण सरल होगा, पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की कक्षा 9 की सोशल साइंस की किताब में चुनावी प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में जानकारी जोड़ने पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावी है और नई शिक्षा नीति का पूरा आधार एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जिन विषयों का संप्रेषण करेगी वो हमारे बच्चों के आगामी भविष्य के लिए आवश्यक है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हमारे शिक्षा का आधार हमारे शिक्षक हैं और शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में ये स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई है और इसी नाते अब स्थानांतरण सरल होगा, पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसीलिए बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की सरकार ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। लेकिन सर नियोजित शिक्षकों का क्या होगा? नियोजित शिक्षकों की नियमावली अलग है। जहां उनकी नियोजन इकाई है उन्हीं को अधिकार है उनके ट्रांसफर की और उसको लेकर के आगे हम उसको लेकर के एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे। सर एनसीईआरटी है, जिस तरीके से एनसीईआरटी अपने नई कक्षा में 9th में वो जिस तरीके चुनाव आयोग की प्रशंसा की और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके से बच्चों की जानकारी दे। देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावी है और नई शिक्षा नीति का पूरा आधार एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के हर पुस्तकें हम बिहार में लागू करने वाले हैं। इसीलिए एनसीईआरटी जिन विषयों को भी संप्रेषण करेगी वो समझ लीजिए कि आगे आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक होगी। चुनाव आयोग की पारदर्शी भूमिका को उन्होंने समाहित किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो मामले पर कहा कि भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं। जो विवादित वायरल वीडियो है उसमें गुरुओं का अपमान किया गया है, अमर्यादित व्यवहार किया गया है, गुरुओं की बेअदबी की गई है। उसकी 2 अलग अलग लैब से जांच के बाद भी श्री अकाल तख्त साहिब ने उन कुकृत्यों को देखते हुए भगवंत मान के खिलाफ गुरुदोषी, पंथ विरोधी और सामाजिक बहिष्कार की सजा का हुक्मनामा जारी किया है। अब भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दे रहे हैं और पैसे देकर फर्जी रिपोर्ट सामने आई है जिसका पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर जांच में यह साबित होता है कि यह वीडियो ठीक है। अब वे नया बहाना लेकर आए हैं कि इस वीडियो में मास्क लगाया गया है। कल को वे कहेंगे कि उनका जुड़वा भाई वीडियो में है, वह खुद नहीं है। भगवंत मान का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि भगवंत मान के खिलाफ बेअदबी 2026 का पर्चा लिस्ट होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं। जो चर्चित वीडियो है, वायरल वीडियो है, जिस तरह उस वीडियो के अंदर गुरुओं का अपमान किया गया है, अमर्यादित अमानवीय व्यवहार किया गया है, बेअदबी की गई है गुरुओं की, उसकी 2 अलग अलग लेबोरेटरी से जांच के बाद श्री अकाल तख्त साहब ने
उन कृत्यों को, कुकृत्यों को देखते हुए भगवंत मान को गुरु दोखी पंथ विरोधी सजा का हुक्मनामा जारी किया है, सामाजिक बहिष्कार का हुक्मनामा। उनका पाप इतना बड़ा है कि वो सामाजिक बहिष्कार यानी मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री अपने पापों पर पाप पर पाप, पाप पर पाप और महापाप कर अब श्री अकाल तख्त को चैलेंज कर रहे हैं और एक झूठी फर्जी पैसे देकर बनवाई हुई रिपोर्ट जिसका पूरा षड्यंत्र और पर्दाफाश हो चुका है, वो सामने आ चुकी है। भगवंत मान कभी कहते हैं ये एआई निर्मित है, वो जांच होती है, कभी कहते हैं ये पैरेटेड है, उसकी जांच होती है, टेम्पर्ड है, उसकी जांच होती है। हर जांच में ये साबित होता है कि ये वीडियो ठीक है। अब नया बहाना लेकर आए, इसमें मास्क लगा, कल कहेंगे मेरे जुड़वा भाई ने की थी, मैं नहीं था। पूरी तरह से भगवंत मान का पर्दाफाश हो चुका है और उनका पाप लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बेदबी की है। मैंने गवर्नर पंजाब को पत्र लिखकर मांग की है कि गवर्नर साहब भगवंत मान पर तुरंत बेदबी 2026 का पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिल्ली से भी एक सज्जन अयोध्या आए। उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से के विपक्ष की बात की है उन्होंने, और सीधे अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा है और निशाना उन्हीं पर साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक सज्जन अयोध्या आए हैं आज। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता ने, माफ़ कीजिएगा, केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा है। केजरीवाल अयोध्या पहुँचे हैं ये जानकारी लेने के लिए कहाँ से क्या कुछ हुआ है। उन्होंने पुजारियों से भी बातचीत की है। देखिए, उन्होंने कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें कई वर्षों तक अवसर दिया और लेकिन उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती तो दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे अयोध्या धाम चमक रहा है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पिछली सरकार के तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बंगाल को पीछे ले जाने का काम किया। अभी राष्ट्रवादी सरकार आई है और सब काम होंगे। ताराताल के उन्होंने जिक्र किया है। ताराताल में निर्माणाधीन गोदाम ढहने की जगह पर मलबा साफ करने का काम लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा
उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, बहुत बड़ी बात उन्होंने की है आज, और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है कि पूरे देश में यूसीसी लागू करना है। लेकिन सीधे सीधे उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बंगाल में लागू होगा। इसलिए सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बंगाल को पीछे ले जाने का काम है। ये सब काम तो उनका नहीं करने का मकसद था। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ऋषि बंकिम चंद्र, कवि गुरु, ये सब काम उनका नहीं करने का, उसका एजेंडा में नहीं था। अभी राष्ट्रवादी सरकार आया, ये सब काम होगा। और वंदे मातरम का 150 साल भी चल रहा है। हम लोग बजट में डिक्लेयर किया है एक बड़ा म्यूजियम होगा, नेशनल लेवल का म्यूजियम, वंदे मातरम म्यूजियम। बहुत बारिश हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा रेस्क्यू प्रॉब्लम है क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया है। और बाकी तो पूरा मालवा क्लीन करने का काम तो नॉन स्टॉप चल रहा है। लेकिन क्या सबको निकाल लिया गया है? ये तो बोलना मुश्किल है। ऑपरेशन ये एनडीआरएफ और आर्मी जब बोलेगा तब कलकत्ता पुलिस को मैं जानकारी दूंगा। ये मेरा बोलने का ठीक नहीं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। शिवसेना नेता शायरा एनसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की आवश्यकता है। सभी को न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं हो, कि सभी को समानता मिलनी चाहिए। हमारी सरकार यूसीसी के लिए कटिबद्ध है। सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। जस्टिस टू ऑल और अपीजमेंट किसी के लिए नहीं। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी को भी समानता मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी की भी आवश्यकता है और इस दृष्टि से हमारी सरकार कटिबद्ध है यूनिफॉर्म। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय तीरंदाजी संघ AAI ने झारखंड तीरंदाजी संघ की देखरेख में आयोजित होने वाले सेकंड NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी इस बार बोकारो को सौंपी है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त 2026 तक मोहन कुमार मंगल स्टेडियम में आयोजित होना है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि प्रतियोगिता में देश भर से करीब 700 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाज, ओलंपियन, राष्ट्रीय कोच और तकनीकी पदाधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। इससे बोकारो की खेल पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग और रिकवर और कंपाउंड स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आयोजन की तैयारियों को लेकर 26 जून को सर्किट हाउस में जो बैठक हुई है, आज की बैठक, और जिसके बाद पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण भी किया है, सुरक्षा की बात की है, खेल मैदान और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। संघ की सचिव अंजिला सिंह ने कहा कि एक ही मंच पर देश के शीर्ष तीरंदाजों और युवा प्रतिभाओं का मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रशिक्षक करण कुमार कर्मकार सहित संघ के कई पदाधिकारी इस दौरान और सदस्य इस दौरान उपस्थित रहे। इसमें सीनियर, सब जूनियर, सब जूनियर का सब जितना है ऑल इंडिया लेवल का बेस्ट प्लेयर है वही सब आएगा। तो उसमें से 64 प्लेयर्स जो है वो एक लेवल नहीं बोला जाता, इंटरनेशनल लेवल का बच्चों पहले से ओलंपिक में जैसे दीपिका हो गया, हम लोग का मंगल, जयंत, हम लोग का एकदम झारखंड में जो बेस्ट प्लेयर है जैसा कमोलिका, जितना लोग थे सब ऑल इंडिया से हम लोग का अभिषेक हो गया जो वर्ल्ड चैंपियन के पहले। अभी नया जितना लोग जो बने हैं और आने वाले जितना जो है वही सब की टेस्ट ही आएगी घर में। अभी उन लोग का एक रैंकिंग है, इसका मतलब NRT मतलब है नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट।
जो हम लोग का इंडिया का बेस्ट प्लेयर सब है वही आएंगे, उसका भी एक स्कोर रखा गया है, उससे नीचे जो मारने वाला है वो लोग इधर नहीं आ सकते हैं, ये टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं आ सकता। और जो टॉप 64 है उन लोग को रहने के लिए और एकोमोडेशन के लिए दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा जो है जिसने पार्ट टू किया पर जो नहीं है वो हम लोग अपने से ही एकोमोडेशन अपने से ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ अपने से करके खाली पार्टिसिपेट करेगा, यही मैंने। ऊपर से हम लोग का इधर में जो बोकारो में जो होने जा रहा है ये बहुत गर्व का बात है, जिसमें जो जितना हम लोग अभी तक जो प्लेयर नहीं देखे हम लोग ने बोकारो में, जो सोचते नहीं कि हम लोग हाँ टीवी में जो देखते हैं कि ओलंपिक खेल रहे हैं वो सब इधर इस बार आगे हम लोग अपने आंख से देखेंगे। और सर का बहुत बड़ा हाथ है ये प्रोग्राम लाने में और हम लोग ये टूर्नामेंट लाने में। सर पे ही एक ये था, सर ही इंसिस्ट किया था कि हम लोग को बोकारो में होना चाहिए और अर्जुन मुंडा जी और पूर्णिमा महतो जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, इसके चलते हम लोग को मिल गया। कितने खिलाड़ी लगभग आने की संभावना है? खिलाड़ी इसमें लिखा हुआ है आपको, डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट टाइप के लोग रहेंगे और शेड्यूल बना हुआ उस शेड्यूल के हिसाब से रहेंगे, आएंगे के बाद 600 डबल रहेगा हर टूर्नामेंट में, अलग अलग कैटेगरी। एनटीपीसी एनआरटी ये दूसरा पहला जयपुर में हुआ था और ये दूसरा हम लोग को बोकारो को मिला है, तो उस दृष्टि से भी अगर देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर का इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करने की बोकारो जिला संघ को मिला है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता है बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के लिए। मैं संघ के अपने तमाम सभी पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा, सभी सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर इस एनआरटी को भव्य, शानदार और ऐतिहासिक करेंगे और इसी दिशा में हम सभी लोग मिलकर पूरा समन्वय के साथ फिर से बोकारो को जो गौरव मिला है, निश्चित रूप से इस गौरव को और गौरवपूर्ण हम लोग करेंगे, ऐतिहासिक करेंगे। यही मेरी तमाम सभी लोगों से कामना है, मेरे सभी पत्रकार साथियों से भी कामना है, बोकारो जिला के सभी भारत सरकार के, राज्य सरकार के सभी संस्थानों से, सभी समाज सेवकों से और सभी लोगों से भी करबद्ध अनुरोध रहेगा कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से इस एनआरटी के एनटीपीसी एनआरटी के को शानदार सफल बनाने के लिए सब लोग मिलकर पूरे बोकारो जिले का गौरव को हम लोग राज्य स्तर पर ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको गौरवान्वित करने का काम करें। बेतिया के व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनामिका टी ने कहा कि नशीली दवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जो भी इसके सेवन करते हैं उनके साथ साथ उनके परिवार के भी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता और वेलनेस नेविगेशन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी लोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एकमत होकर जागरूकता फैलाएं ताकि समाज में इसका असर न पड़े। इस कार्यक्रम में मिलन कुमार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय समेत व्यवहार न्यायालय बेतिया के सभी न्यायिक पदाधिकारीगण और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। तस्करी नशीली दवाओं का न केवल आपके स्वास्थ्य पे असर करता है बल्कि आप पूरे समाज को खोखला करता है। ये जब आप इसका सेवन करने लगते हैं तो आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपका समाज सब पे इसका असर पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि सिर्फ इस शपथ को पढ़कर आप भूल नहीं जाएंगे, पर इसको आत्मसात करते हुए न केवल खुद को इसके सेवन से रोकेंगे अथवा अपितु अपने सारे जो समाज के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों से दूर रखेंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य होते हुए आप देखते हैं तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करिए, कोर्ट को रिपोर्ट कीजिए ताकि इस समाज को खोखले करने वाली बीमारी को हम रोक सकें। धन्यवाद। बोकारो में मुहर्रम के अवसर पर सेक्टर 9 और चास के मुस्लिम मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, सुल्तान नगर और अंसार नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने पारंपरिक जुलूस निकालकर अपनी आस्था और कला का प्रदर्शन किया। देखिए तस्वीरें। जुलूस मुस्लिम मोहल्ला से शुरू होकर बबनिया गली होते हुए धर्मशाला मोड़ तक पहुंचा। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के युवाओं ने लाठी खेल,
तलवारबाजी और पारंपरिक युद्ध कौशल का रोमांच जो है यहाँ देखने को मिला। प्रदर्शन देखने के लिए रास्ते भर में भारी संख्या में लोग जुटे थे। धर्मशाला मोड़ पर पहुंचकर अखाड़ों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए, जिससे माहौल जोश और उत्साह से भर गया। मुहर्रम के इस मौके पर पूरे क्षेत्र में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही है देखी जा रही है और प्रशासन की निगरानी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। ये जुलूस हम लोग इमाम हुसैन के याद में निकालते हैं और इसमें ताजिया को लेकर के हम लोग निकलते हैं और इसमें हिंदू मुसलमान सभी भाई जुलूस में शामिल होते हैं। और एक जगह यहाँ हम लोग 7 गांव का जुलूस मिलान करते हैं करबला मैदान में, कर्माकांड का करबला मैदान में। और हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल करके आज ये पैगाम देते हैं कि ये जिस तरह से हसन हुसैन करबला में हक के लिए शहीद हो गए, उसी तरह हिंदुस्तान में भी हक के लिए सभी भाई को मिल करके हक की लड़ाई लड़ते हैं और हिंदुस्तान में शांति, अमन और चैन से सभी हिंदू मुसलमान भाई चैन की जिंदगी जिए, इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं। जो आप लोग का एक तजिया निकलता है, इसका मूल उद्देश्य किस लिए तजिया निकलता है? तजिया हसन हुसैन की याद में हम लोग निकालते हैं, जो हसन हुसैन हक के लिए शहीद हो गए करबला में उनके याद में उसके याद को उनके नाना के याद में हम लोग, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी भी ये जाने कि हसन हुसैन हमारे हक के लिए करबला में शहीद हुए, इसके लिए हम लोग ताजिया का जुलूस निकालते हैं। क्या नाम है? मेरा हकीमुद्दीन राय नाम हुआ। आज का दिन 10 मुहर्रम है। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम हक के लिए शहीद हुए और ये दुनिया वालों को दिखा दिए कि हक में चलना चाहिए, ना हक में नहीं चलना चाहिए। और हमारा मजहब इस्लाम भी यही बोलता है। और आज का दिन अमन चैन देश के लिए भी और तमाम दुनिया के लिए अमन और आज हम लोग दुआ करेंगे और दुआ करते हैं कि इमाम हुसैन और हसन अली मकाम खुदाए पर वो बता खासकर हमारे हिंदुस्तान के जितने बासिंदे हैं, वासी हैं, सबके लिए परवरदिगार अमन चैन दे, सुकून शांति हो। यही आज का दिन हम लोग को इमाम हुसैन अली मकाम का पर्व। जो आप लोग का जो मुहर्रम पर्व होता है, इसको जैसे कि आज क्या इसमें करना पड़ता है, कैसे बनता है? इसमें यही करना पड़ता है कि इमाम हुसैन अली मकाम के नाम से खास करके असूरा का नमाज है, जो असूरा का नमाज हम लोग पढ़ते हैं रात में और शांति का पैगाम जो दिए हैं, उसी के तहत हम लोग आदमी को ये भी बताते हैं कि इसी तरह से शांति बना करके चलना ही भला है। इसलिए हमारा मजहब इस्लाम यही बोलता है और वही दुआ करते हैं हम लोग कि इसी में अमन है, चैन है। और ख़ास करके बोले ना कि हमारे हिंदुस्तान भारतवासी के लिए हम लोग दुआ करते हैं इमाम हुसैन अली मकाम के सबके और तुफैल से परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को और आगे बढ़ाए और अमन चैन और शांति दे। यही दुआ है हम लोग। मेरा नाम है नौशाद राय। अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि मैं इस दिशा में संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि आरोप लगने के बाद तुरंत एसआईटी के निर्माण की मांग की गई, गठन की मांग की गई और जो स्वयं ट्रस्ट द्वारा की गई। जिस दिन नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। उन्होंने कहा है कि मैं इस कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं। और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।